नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज की मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के 2 पार्ट का हम अध्ययन कर चुके हैं। अर्थात पहला जो पार्ट बनाया था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें हमने खोज, नामकरण, विस्तार, उसका कालक्रम निर्धारण और उसके महत्वपूर्ण जो स्थल विभिन्न देशों में कहाँ कहाँ मिले हैं, कौन कौन से हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी पार्ट 1 में। वहीं पार्ट 2 में हमने पूरा स्थल और उससे संबंधित वहाँ पे जो साक्ष्य, प्रमाण या अवशेष मिले हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम विद्यार्थियों जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन शैली कैसी थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसमें भी मुख्य रूप से जैसे उसका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन कैसा था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा आज हम करते हैं। सामाजिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका सामाजिक जीवन हम आज देखेंगे। सामाजिक जीवन में जिन जिन क्षेत्रों का या जिन जिन बातों का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है वो आएगा। पहला रहेगा परिवार, अर्थात परिवार की स्थिति या परिवार का स्वरूप कैसा है वो पढ़ेंगे। फिर आता है समाज, वहाँ का समाज कैसा था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद उनका रहन सहन कैसा था, उनकी वेशभूषा कैसी थी और उनके मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। उसके बाद उनके आभूषण क्या हैं, औषधियाँ क्या थी, अर्थात वो किन किन दवाइयों का या दवाइयों के रूप में किन का अध्ययन करते थे या वहाँ पर औषधियों के रूप में किसका विकास हुआ था, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहला जैसे आता है, इसमें पहला अपन जो पढ़ेंगे परिवार। पहला क्या पढ़ेंगे? परिवार, अर्थात सामाजिक जीवन जो था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार की स्थिति कैसी थी, परिवार का स्वरूप कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी प्रमाण मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं विभिन्न विभिन्न जगहों से, उसके आधार पे हम कह सकते हैं। और उसकी जो नगर नियोजन की जो व्यवस्था थी उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि परिवार जो प्रचलन में था सिंधु घाटी सभ्यता में वो था एकल परिवार। एकल परिवार प्रचलन में था। दूसरी बात, जो सामाजिक जीवन था वो विभिन्न वर्गों में विभाजित था। विभिन्न वर्ग मतलब निम्न वर्ग भी था, उच्च वर्ग भी था। उच्च वर्ग में जैसे राजा, उसके अधिकारी, मंत्रीगण और पुरोहित, और ये जो थे वो उच्च वर्ग में थे। और निम्न वर्ग में जैसे सुनार है, बढ़ई है, लुहार है, कुम्हार है, इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी जातियां भी उस समय थी। जैसे जुलाहा है, बुनकर है, तो बहुत सारी छोटी छोटी जातियां भी थी। और एक उच्च वर्ग था और एक निम्न वर्ग था। उच्च वर्ग राजा, मंत्रीगण, अधिकारी और पुरोहित। निम्न वर्ग में सभी जातियां थी जो कि हस्तकलाओं में निपुण थी। तो वे समस्त प्रकार की जातियां उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी, प्रचलन में थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो परिवार है, परिवार की व्यवस्था जो थी वो एकल परिवार, ये आप ध्यान रखेंगे। समाज कैसा था? तो समाज मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं बहुत सारे सामाजिक संगठन थे, अर्थात बहुत सारे वर्ग मतलब उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। तो ये कोई हमारे अध्ययन की दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग 2 थे। और दोनों निम्न वर्ग में जो जातियां मैंने आपको बताई वो थी, और उच्च वर्ग में जो राजा से जुड़े हुए जो भी अधिकारी, मंत्रीगण, पुरोहित थे वो आते थे। अब समाज का मतलब ये हो जाएगा कि समाज में सत्ता किसकी थी। तो यहाँ पर जो
अवशेष मिले हैं, मूर्तियों के अवशेष। उसके साथ ही साथ एक बात आपको ध्यान रखने योग्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुषों की तुलना में नारियों की मूर्तियां अधिक मिली है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मूर्तियां अधिक मिली हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है, पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से उस समय स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत ही सम्मानजनक स्थिति थी, अर्थात स्त्रियों का वर्चस्व सिंधु घाटी सभ्यता में रहा होगा। ये किसके आधार पे कहा उन्होंने, जो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मूर्तियां हमें अधिक मिली हैं उसके आधार पर। और उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि जो समाज था वो समाज मातृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था, मातृसत्तात्मक। दूसरा पॉइंट ये हो गया, समाज कैसा, मातृसत्तात्मक। ठीक है, और इसी में लिख देंगे स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेषों के आधार पर या जो भी खुदाई वगैरह की गई है, जो अवशेष मिले उसके आधार पर हम लिखेंगे कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मूर्तियां अधिक मिली हैं। यह आपको ध्यान रखना है। परिवार व्यवस्था कैसी थी, एकल परिवार था। उसके बाद समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, और ये जो पुरुषों की तुलना में जो स्त्रियों की मूर्तियां अधिक मिली है उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर तीसरा जैसे आता है रहन सहन, वेशभूषा। रहन सहन, वेशभूषा। तो रहन सहन और वेशभूषा में तो इनका जो रहन सहन जो था, अपन वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन, अर्थात ये नगरीय सभ्यता थी। यह हमें ध्यान रखना है। तो जिस तरीके से एक नगर में सब तरीके की सुविधाएं होती हैं अपन देखते हैं, और वहाँ के महिलाएं कहें या पुरुष कहें, उनके रहन सहन का ढंग बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय था, अर्थात लगभग सभी सुविधाओं का उनके द्वारा उपभोग किया जाता था। तो रहन सहन कैसा था, तो नगरीय सभ्यता है, तो रहन सहन के आधार पर और वेशभूषा के आधार पर हम कह सकते हैं सभ्यता जो थी वो नगरीय। तो रहन सहन नगरीय, वेशभूषा के आधार पर कहेंगे कि वेशभूषा जो थी, तो स्त्री को हो या पुरुष को हो, विद्यार्थी स्त्री को हो या पुरुष, सभी का जो ऊपरी भाग था, कमर से ऊपर का जो भाग था वो वस्त्र विहीन था, वस्त्र विहीन था, स्त्री और पुरुष दोनों। वहीं स्त्रियां जो थी वो कमर से लगाकर घुटनों तक एक घाघरा नुमा आकृति का वस्त्र पहनते थे। कमर से घुटनों तक स्त्रियों के द्वारा पहना जाता था। वहीं पुरुषों के द्वारा एक पतला सा वस्त्र लपेटा जाता था। वहीं कुछ जो मूर्तियां मिली हैं पुरुषों की, उसमें उनको शाल ओढ़े हुए दर्शाया गया है, शाल ओढ़े हुए दर्शाया गया है। अमूमन स्त्री हो या पुरुष, कमर से ऊपर का भाग नग्न रहता था, वस्त्र विहीन रहता था, और स्त्रियां जो थी वो कमर से घुटनों तक घाघरा नामक वस्त्र पहनती थी, और पुरुष एक पतला सा वस्त्र लपेटते थे। यह हमें ध्यान रखना है। तो स्त्री व पुरुष द्वारा कमर से ऊपर का भाग दोनों का, कमर से ऊपर का भाग वस्त्र विहीन, स्त्रियां कमर से घुटनों तक घाघरानुमा वस्त्र पहनते थे।
घाघरा नुमा वस्त्र पहनते थे और कहीं कहीं पुरुषों को शाल ओढ़े हुए बताया गया है। शाल ओढ़े हुए बताया गया है कहीं कहीं। अब ये तो हो गया इनके रहन सहन, रहने का जो तरीका था वो। साथ ही एक मुख्य विशेषता यहाँ के, चाहे स्त्री कहो या पुरुष, ये सब आभूषण प्रेमी थे। पुरुष भी आभूषण पहनते थे। जो भी पुरुषों के जो आभूषण थे, पुरुष उचित आभूषण पुरुषों के द्वारा पहने जाते थे, जैसे कड़ा है और कमर में जैसे करधनी पहनना है, गले में हार जैसे पहनना है, तो वैसे आभूषण पुरुषों के द्वारा भी पहने जाते थे और स्त्रियों के द्वारा भी बहुत सारे, जैसे पाजेब, चूड़िया, कंठार, करधनी, कर्णफूल, ऐसे बहुत सारे आभूषण स्त्रियों के द्वारा भी पहने जाते थे। पुरुषों के द्वारा पुरुष उचित आभूषण और स्त्रियों के द्वारा स्त्री उचित आभूषण पहने जाते थे। ठीक है। और दूसरी बात आगे कि यहाँ की जो स्त्रियां थी वो विशेष रूप से केश सज्जा और सौंदर्य प्रसाधन में उनकी विशेष रुचि थी। केश सज्जा और सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने में उनकी विशेष रुचि थी। अर्थात विभिन्न प्रकार के कंगों का इस्तेमाल किया जाता था और कांस्य के दर्पण भी मुख देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वहीं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में भी बहुत सारी ऐसी सामग्रियों का उपयोग किया जाता था। उसमें से एक लिपस्टिक जैसी सामग्री चन्हूदड़ों से प्राप्त होती है। तो ये भी अपन इसी में लिख देंगे, जैसे रहन सहन, वेशभूषा, आभूषण। तो रहन सहन, वेशभूषा, आभूषण। तो आभूषण में पुरुषों के द्वारा पुरुष पुरुषोचित आभूषण पहनते थे। नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और स्त्रियों के द्वारा स्त्रियां स्त्रियोचित आभूषण। ठीक है। उसके बाद स्त्रियां केश सज्जा व सौंदर्य प्रसाधन, स्त्रियों का मतलब केश सज्जा व सौंदर्य प्रसाधन में विशेष रुचि थी। विशेष रुचि स्त्रियों की। तो इसी में जो महत्वपूर्ण बात है कि चन्हूदड़ों में लिपस्टिक जैसी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री मिली है। यह हमें ध्यान रखना है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी जितना लिखवाया, हो सकता है परीक्षा में नहीं पूछे, रीट में नहीं पूछे, पर हो सकता है आरएस जैसे एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे आरएस जैसे एग्जाम में मेंस में पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन पर चर्चा कीजिए, या सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और ऐसे ही पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन 6 या 7 लाइनें आपके पास अवेलेबल रहेगी। तब इसी तरीके से सभी बातों का इसमें समायोजन अपने को करते हुए उसका आंसर लिखना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार, एकल परिवार, मातृसत्तात्मक समाज, रहन सहन, वेशभूषा और आभूषण कैसे थे। रहन सहन, वेशभूषा, नगरीय आभूषण, स्त्रियों के द्वारा स्त्रीयोचित आभूषण पहने जाते थे, पुरुषों के द्वारा पुरुषोचित आभूषण। स्त्री व पुरुष दोनों का कमर के ऊपर का भाग वस्त्र विहीन, स्त्रियों द्वारा कमर से घुटनों तक घाघरा नुमा वस्त्र पहना जाता था। फिर स्त्रियों की केश सज्जा व सौंदर्य प्रसाधनों में विशेष रुचि, उससे संबंधित नोट करके लिखेंगे। फिर उसमें चन्हूदड़ों, लिपस्टिक जैसी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। तो ये जैसे अपन अभी फिलहाल जैसे रीट की चर्चा चल रही है, रीट का एग्जाम अभी आगामी दिनों में होने वाला है। उसके साथ ही साथ जैसे पटवार है, एलडीसी है, कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा है, वहां से भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
और नहीं भी पूछे तो कम से कम हमें सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान होना जरूरी है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता प्रधानतः थी मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार की स्थिति कैसी थी, परिवार प्रथा कैसी थी, तो एकल परिवार प्रथा थी। जैसे सौंदर्य प्रसाधनों की सामग्री से संबंधित अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो चन्हुदड़ों में लिपस्टिक जैसा अवशेष हमें मिला है। तो इस तरीके से ये परिवार, समाज, रहन सहन, आभूषण, वेशभूषा, ये सब चीजें इसमें आ गई। अब जैसे आगे देखते हैं अपन 1, 2, 3 और 4, 5वां अपन देखें खान पान। तो सिंधु घाटी सभ्यता में खान पान क्या था, क्या खाते थे लोग, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मांस खाया जाता था, ठीक है, पशुपालन होता ही था तो दूध भी पिया जाता था। फिर गेहूं, जौ, चावल, मांस, फल और दूध। गेहूं, जौ, चावल, फल, मांस, दूध। मांस में जैसे सुअर का मांस, बकरी का मांस, मुर्गे का मांस, इस तरीके से। तो गेहूं, जौ, चावल, फल, मांस और दूध, इनका सेवन किया जाता था खान पान के रूप में, यह हमें ध्यान रखना है। फिर छठा आता है मनोरंजन के साधन क्या थे इनके, मनोरंजन के साधन, सिंधु घाटी सभ्यता के मनोरंजन के साधन, सिंधु घाटी सभ्यता के मनोरंजन के साधन। तो जैसे कुछ अवशेष मिले हैं कि जिसमें चौसर के प्रमाण मिलते हैं, कहीं वीणा अंकित किया हुआ, कोई मूर्ति पे वीणा अंकित की हुई मिलती है, कहीं कहीं कोई और वाद्य यंत्र जो है उसका अंकन हमें प्राप्त हुआ है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक तो ये लोग क्या थे, संगीत प्रेमी, ठीक है, संगीत के माध्यम से मनोरंजन करते थे। संगीत में जैसे नृत्य करती हुई मूर्ति मिली हमें मोहनजोदड़ो में, नृत्य, उसके बाद नृत्य करना, वाद्य यंत्रों को बजाना, फिर है चौसर खेलना अर्थात जुआ या चौसर, उसके बाद शिकार करना, और फिर आता है मुर्गों की लड़ाई। तो इस तरीके से इनके जो मनोरंजन के साधन थे, आमोद प्रमोद के जो साधन थे, उसमें एक तो संगीत से रिलेटेड, संगीत प्रेमी भी थे, जैसे वीणा का अंकन है उसके हिसाब से, और वीणा का अंकन मिलता है उसी के हिसाब से हम कह सकते हैं ये वाद्य यंत्र का उपयोग करते थे अपने आमोद प्रमोद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए। चौसर खेला जाता था इनके द्वारा, चौसर अर्थात जुआ। फिर है शिकार करना, शिकार भी इनके द्वारा किया जाता था, और मुर्गों की लड़ाई। तो इन के माध्यम से वो अपना समय व्यतीत करते थे, अपना मनोरंजन करते थे, आमोद प्रमोद करते थे। तो इस तरीके से परिवार कैसा था, एकल परिवार। समाज कैसा था, तो समाज मातृसत्तात्मक समाज था, और स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मूर्तियां अधिक मिली है। रहन सहन, आभूषण, वेशभूषा, तो जो सभ्यता थी वो तो नगरी थी। स्त्री व पुरुष दोनों का कमर से ऊपर का भाग वस्त्र विहीन होता था। स्त्रियां कमर से घुटनों तक घाघरानुमा वस्त्र पहनती थी। कहीं कहीं पुरुषों को शाल ओढ़े हुए बताया गया है। पुरुषोचित आभूषण पहनते थे, स्त्रियां उचित आभूषण पहनती थी। स्त्रियों की विशेष रुचि किसमें थी, केश सज्जा व सौंदर्य प्रसाधनों में विशेष रुचि, जैसे कंगे और दर्पण, मुख देखने के लिए दर्पण, इनका भी उपयोग किया गया है। और जैसा कि चन्हुदड़ों में
लिपस्टिक जैसी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री मिली है, ये हमें ध्यान रखना है। और एक और बात इसमें, जैसे जो वस्त्र थे, सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, इसके प्रमाण मिले हैं, उन्हीं वस्त्रों के प्रमाण नहीं मिले हैं, यह हमें ध्यान रखना है। फिर जैसे खान पान है, तो मुख्य रूप से इन लोगों का खान पान था गेहूं, जौ, चावल, फल, मांस और दूध। मनोरंजन के साधन में नृत्य करना, वाद्य यंत्र बजाना, चौसर खेलना, शिकार करना, मुर्गों की लड़ाई। तो इस तरीके से संक्षेप में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में हमने चर्चा की। मित्रों, केवल एग्जाम की दृष्टि से ही हमें कोई चीज नहीं देखनी है। यदि किसी विषय वस्तु का हम यदि समग्र रूप से अध्ययन करेंगे तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं ये अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। और कंपटीशन के दृष्टिकोण से तो निश्चित रूप से ये फायदेमंद है ही। आज रीट है, हो सकता है आज आपका 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो, कल आप 2nd ग्रेड दोगे, 1st ग्रेड दोगे, तो 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, RS का सोचोगे, तो तब ये चीजें पड़ी हुई काम में आएंगी। और तब RS वगैरह में इतना गहराई से अपन अध्ययन करते हैं, वही चीजें काम में आती है। तो मैंने आपको सामाजिक जीवन के बारे में बताया, सिंधु घाटी सभ्यता की। हाँ विद्यार्थी, एक बात और ध्यान रखनी, जैसे वाद्य यंत्र में मुख्य रूप से जो प्रमाण के रूप में वीणा और सारंगी का अंकन हमें मूर्तियों पे मिलता है। वीणा और सारंगी का हमें मूर्तियों पर अंकन कहीं ना कहीं मिलता है। औषधि के रूप में हम देखते हैं कि जैसे कालीबंगा और लोथल में जो हमें खोपड़ी के प्रमाण मिले थे, खोपड़ी के अवशेष मिले थे, तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से? कालीबंगा और लोथल। यदि युगल में पूछा जाए आपसे, दो के जोड़े में पूछा जाए कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण निम्न में से किस सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिले हैं, तो आपको युगल में यदि पूछा जाता है दो जोड़ों में, तो कालीबंगा और लोथल दोनों करना है। और शल्य चिकित्सा के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होते हैं, और वहां पे कालीबंगा और लोथल दोनों यदि अलग अलग पूछे जाएं ऑप्शन में, तो आप निश्चित रूप से कालीबंगा कीजिएगा। कालीबंगा से खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के प्रमाण, खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के, खोपड़ी के शल्य चिकित्सा करने के प्रमाण, कालीबंगा, स्पेशल कालीबंगा। युगल में पूछा जाए तो कालीबंगा और लोथल दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन।